जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बड़े ही जबरदस्त सेशन के साथ ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भारत देश में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। विकासशील राष्ट्र से उठकर भारत एक विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है। हाल ही में फ्रांस की तरफ से अभी 5 राफेल विमान आए। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में उसका भूमि पूजन है। और इसी के साथ जुलाई का जो महीना था, इस महीने में शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, जिसको बोलते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षा में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, इतना बड़ी क्रांति आ रही है, उसका मकसद क्या है और वो ऐसा क्यों हुआ, इन सारे बातों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को होस्ट मैं कर रहा हूं, मैं रवि सिंह सर। और इस वीडियो के लिए जितने भी रिसर्च एनालिसिस हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है वो हमारे ही कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर दीपक द्विवेदी सर ने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। और वीडियो के इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वो सारी जानकारी दी जाएगी, आपको वो सारी चीजें बताई जाएगी जो एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन हुआ है और इसका क्या महत्व है, इसका क्या उपयोग है, हम सब कुछ जानेंगे। ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम एक डिस्कशन करेंगे वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें बताएंगे कि इसका एडवांटेजेस हम स्टूडेंट्स को कितना होने वाला है और इसका डिसएडवांटेजेस अगर कुछ है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर दीपक द्विवेदी सर, जिन्होंने हम सभी के लिए, इवन सभी स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबके लिए जो रिसर्च किया, एनालिटिक्स किया, मैं आपको बताऊं लगातार 7 घंटे तक इन्होंने अपनी मेहनत को जाहिर किया, अपनी मेहनत का एक एक कण लगाया इस वीडियो के लिए जो रिसर्च की जरूरत थी उसमें। और स्पेशल थैंक्स मैं उनको भी बोलना चाहूंगा जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए पार्ट 2 का वीडियो आप तक पहुंचे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। आप हमारे चैनल, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिलता है हर एक वीडियो का। फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की, जिस भारत देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जिस भारत देश में तब यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जब पूरे दुनिया में 50 की संख्या में तो देशों का अस्तित्व भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जहां की प्राचीन संस्कृति को एक पूरे दुनिया में लोहा माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जहां की प्राचीन विद्या को पूरी दुनिया वाले आज कॉपी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जहां का विज्ञान, जहां का गणित लोगों के लिए शुरुआत माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जहां पर जीरो की खोज हुई। मैं बात कर रहा हूं उस भारत देश की जहां पे खगोल शास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सब कुछ भारत से ही शुरुआत हुआ है। ये वीरों की भूमि रह चुकी है और ऐसी भूमि पर ऐसे ही गजब गजब के काम होते रहे हैं, गजब गजब की शुरुआत होती रही है। लगातार एक महाशक्तिशाली राष्ट्र की ओर बनने का प्रयास कर रहा है ये भारत। और उस भारत में एक नई शिक्षा नीति आ गई है जो युवाओं के लिए एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करेगी। शिक्षा नीति में क्या मेंशन किया गया, ये सारी बातें करेंगे। मैं वैसे नॉर्मली आपको बता दूं कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसने ये पास भी कर दिया है, कैबिनेट में से भी ये हमारा शिक्षा की जो पॉलिसी है वो पास हो गई है और राज्यसभा से भी इस पॉलिसी को पास कर दिया गया है। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू इस बात के लिए कि हम एक नई शिक्षा नीति की ओर अग्रसर हैं। वैसे तो मैं बता दूं बहुत सारे शिक्षा पॉलिसीज होते रहे हैं, नए नए बदलाव आते रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा पद्धति जो अभी आप लोगों के सामने 2020 में आई है, इसके लिए कितने लोगों के सजेशंस लिए गए हैं, कितने गांवों को शामिल किया गया है, कितने शहरों को शामिल किया गया है, कितने ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है, सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और ये सारी चीजों का डिस्कशन दीपक सर ने इस वीडियो के लिए बनाया है, वो पूरा सेटअप किया हुआ है। उस डॉक्यूमेंट्स को मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखा हुआ है वो चीजों से आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको पता चलेगा कि इस शिक्षा पद्धति का कितना बड़ा असर आप लोगों पर पड़ने वाला है जो इस समय 10वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हमारा सिस्टम चलता था 10+2 बोर्ड की एग्जाम देनी होती थी 10वीं की 12वीं की। अब हमारा सिस्टम हो गया है 3+2+2 5 इस तरह से करके, सॉरी 3+4+4+2 इस तरह से जो सिस्टम सेटअप किया गया है, उस सिस्टम के तहत क्या होने वाला है, कितने बड़े बदलाव आए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, सारी बातों का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं सिर्फ 2 चीजों की वजह से, मैं बहुत दिनों से तो नहीं हूं एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन इस सेक्टर में आने के बाद हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है। दीपक सर भी हमेशा साथ दिए हैं मेरे इस सोच को, मेरे इस समझ को। हमेशा से हमारा लोगों का एक सपना रहा है कि हम शिक्षा में एक क्रांति ले आए।
जब तक शिक्षा में क्रांति नहीं आएगी ना तब तक कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो सकता है। जब भी किसी क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव करना होता है तो उस समय एक क्रांति लाने की जरूरत होती है। दूध के लिए क्रांति लाना था तो सफेद श्वेत क्रांति हुई, फसलों के लिए क्रांति लाना था तो हरित क्रांति हुई, हर चीजों के लिए क्रांति हुई है ना। पेड़ों के लिए क्रांति लाना था वृक्ष क्रांति, तो शिक्षा के लिए क्रांति लाना है तो शिक्षा में क्रांति आना जरूरी है। हमेशा से मेरी सोच यही रही है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को उनके स्किल के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और बिल्कुल इस नई शिक्षा पद्धति में यही बात बताई गई है। दो चीजें, एक रट्टाफिकेशन और दूसरा स्किल डेवलपमेंट। जब तक इस शिक्षा पद्धति के हिसाब से रट्टाफिकेशन प्रोसेस या रट्टाफिकेशन पद्धति चलती रहेगी तब तक कोई भी सक्सेस हो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होंगे। और क्योंकि उनके रट्टाफिकेशन, रट्टा मारना, जब तक ये पद्धति चलेगी ना तब तक कुछ हो नहीं सकता। और इस पद्धति को आने वाले नई शिक्षा पॉलिसी से पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। दूसरी एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट। हमेशा मैं स्किल की बात करता हूं। हमेशा आप अपना एक ऐसा स्किल रखो, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा क्या स्किल है मेरे अंदर कि मैं उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैं उसको ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर उस स्किल के बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको ढूंढो, सर्च करो क्या स्किल है आपके अंदर। उसके ऊपर अगर काम करना शुरू कर दिया ना, भारत माता की कसम मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकते। आप उसकी स्किल के दम पर आप अपना वर्चस्व हासिल कर सकते हैं। सो फाइनली मैं अभी आप लोगों के सामने वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा और उस डॉक्यूमेंट्स के क्या लिखा है वो बातें बताऊंगा कि शिक्षा पद्धति कब कब लागू हुई, किस तरह से बदलाव आए हैं और कैसे भारत में शिक्षा पद्धति की जरूरत पड़ी। सारी बातें हम डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से करेंगे और लास्ट में हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के बाद, जिसमें आप लोगों को थैंक्स या जो भी एप्रिसिएशन हमें चाहिए होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और लगातार देखते रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज रवि सिंह। मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। तो जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें पहले क्या होता था कि 4.43 जीडीपी का 4.43 हिस्सा ही एजुकेशन के सेक्टर में अप्लाई किया जाता था। लेकिन जब से एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई ही या जब से लागू होगी तब से उस सेक्टर में जीडीपी का 6% हिस्सा कवर किया जाएगा। पहले जो एजुकेशन की सिस्टम होती थी वो 10+2 सिस्टम होती थी। अब उस 10+2 सिस्टम यानी 10वीं + 2 12वीं यानी इंटरमीडिएट वाले सिस्टम को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है और उसको दूसरे जिस सिस्टम से रिप्लेस किया गया है उस सिस्टम में हो गया है 5+3+3+4 यानी 5 साल की बेसिक शिक्षा जो आंगनवाड़ी में होती है 5 साल वो, फिर 3+3+4 यानी 4 3 7 3 10 और 10 साल की वो, मतलब कुल मिला के 15 साल की परीक्षा में से 15 साल की पढ़ाई में से 3 साल की पढ़ाई आंगनवाड़ी की होगी, बाकी 10+2 बेसिक के हिसाब से जैसे होता था उस तरह से पढ़ाई होगी। फिर फाइनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है भारत की तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है भारत देश आज़ाद होने के बाद। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी 1968 में और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1988 में आई थी यानी कि 1988 में। और ये तीसरी जो पॉलिसी आई है ये 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी में आई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से घोषित की गई है। इसके अलावा मैं बताऊं, जब इसका चालू हुआ था, जब ये एजुकेशन पॉलिसी की बात चालू की गई थी तो उसमें लगभग समझ लो 2 लाख लोगों के सजेशंस को शामिल किया गया था। 2.5 लाख ग्राम पंचायत के डिसीजन को लिया गया था। 6,600 ब्लॉक्स को शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा 6,706 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। इतने सारे लोगों को शामिल किया गया था। काफ़ी सारा डिसीजन लेने के बाद ये बात तय हुई थी कि हमें एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी है। इसके बाद आगे की जानकारी देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। इस वाले जो एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, इस एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 8 साल तक जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उस प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या बातें को बताई गई। इसमें एथिक्स की जानकारी बच्चों को दी जाएगी, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बताया जाएगा, अपनी पहचान कैसे रखनी है उसके बारे में बताया जाएगा, बिहेवियर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि आप लोगों को इसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में लर्निंग सिखाई जाएगी, स्पोर्ट रिलेटेड लर्निंग सिखाई जाएगी क्योंकि ये अनदर सब्जेक्ट भी इसमें ज्वाइन किया जाएगा, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी, किसी भी चीज़ के क्षेत्र में आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, टीम वर्क का आयोजन सिखाया जाएगा, कोलैबोरेशन दूसरों के साथ कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर इसके अलावा डेवलपिंग
किस तरह से आप क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, जानने की जिज्ञासा को कैसे डेवलप करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाए जाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, लॉजिकली कैसे सोचा जा सकता है, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, डांस, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, साउंड, म्यूज़िक, इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। किसी के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, रिलेशन को कैसे बना के चलना है, कलर, शेप, अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरस, देयर आर टू मैनी थिंग्स जो 3 से 8 साल तक के बच्चों को सिखाए जाने के लिए बात की गई है, जिनको प्राइमरी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। उस प्राइमरी एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो बातें मैंने अभी बोली, इसको शामिल किया गया है। ठीक है। फिर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक और नई बात बोली गई है कि इसमें प्राइमरी स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनके स्किल को डेवलपमेंट करना है। एग्ज़ाम भी जो होगा वो स्टार्ट होगा इस क्लास स्टैंडर्ड से, 3rd से, वहाँ से स्टार्ट होगा, और वो एग्ज़ाम भी जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। स्टेज 2 जो 5वीं तक के लिए है, इसमें उन लोगों को क्या चीज़ सिखाने पर फोकस किया जाएगा, मातृभाषा, जो पर्टिकुलर जिस रीजन में वो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ की मदर टंग है, वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसके बारे में सिखाया जाएगा, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया जाएगा, ताकि 5वीं तक के क्लास वाले को, ताकि वो प्रिफरेबली इस चीज़ पे उनका फोकस रह पाए और वो भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा जो फॉरेन लैंग्वेज है, उस फॉरेन लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि उनको ये सिखाया जाए, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पर भी फोकस किए जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स की जो स्पीकिंग क्वालिटी है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो इंक्रीज़ हो सके, और वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें, और किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से समझने में, या फिर जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझने में वो एबल रहें। इस बात के लिए लैंग्वेजेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए, अप टू 5वीं क्लास तक के लिए। फेज़ 3 में स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चों के लिए, इनके लिए ऐसा सिस्टम सेटअप किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 10 डेज़ का बैगलेस पीरियड होगा, बैगलेस सेशन होगा। बिना बैग के आप लोगों को 10 दिन जाना है, और वोकेशनल एक्सपर्ट्स आप लोगों को एक इस तरह की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग हो गई, फिर इसके अलावा प्लम्बर की ट्रेनिंग हो गई, या म्यूज़िक की ट्रेनिंग हो गई, या डांस की ट्रेनिंग हो गई। ये 10 दिन का बैगलेस सेशन जो रहेगा, ये बैगलेस सेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के स्टूडेंट के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया गया है। इसके बाद फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 में 4 फेज़ में होता है, मैंने बताया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 फेज़ में, 5+3+3+2 ऐसा करके। तो फेज़ 4 जो है 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के लिए है, जिसमें बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है शायद 2 टाइम्स लिया जाएगा, इस तरह से ऐसा उसमें लिखा हुआ है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग भी हो जाएगा। इसमें ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि आप 2 सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो, एक मेजर सब्जेक्ट को, एक माइनर सब्जेक्ट को। अभी तक क्या होता था, 10th के बाद आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लेते थे, इस तरह से कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे ही आप 9th स्टैंडर्ड में पहुँचोगे, वैसे ही आपको 2 सब्जेक्ट लेने के लिए चांसेस मिल जाएंगे, एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट के रूप में आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से कुछ भी ले सकते हो, और माइनर सब्जेक्ट जो है आपके स्किल डेवलपमेंट पर या आपके स्किल पर डिपेंड करता है। आप म्यूजिक लेना चाहो तो म्यूजिक, डांस लेना चाहो तो डांस, या अदर कोई स्किल्स है आपके अंदर उससे रिलेटेड, मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन का सेटअप लेकर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया गया है बातों को। अच्छा, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ चीज़ें थी भारतीय एजुकेशन सिस्टम में या भारतीय एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉल्टर्स के रूप में काम करती थी, मतलब फॉल्ट करती थी, जिससे क्या होता था उसका मैं कुछ रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो लोगों के जो स्किल डेवलपमेंट है, उस स्किल डेवलपमेंट पर बच्चों के ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरा एक होता था एजुकेशन की क्वालिटी जो होती थी वो बहुत ही लो लेवल की होती थी। तीसरा, जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी थी वो भी लो होती थी। लोगों को व्यवहारिक नॉलेज की जानकारी नहीं दी जाती थी। लोगों को कमाना कैसे है ये नहीं सिखाया जाता था, एम्प्लॉयमेंट कैसे चाहिए ये नहीं सिखाया जाता था, लोगों को टैलेंट के बेस पे वर्क नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाई कराई जाती थी। इन सारे चीज़ों की वजह से, इन सारे कमियों की वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अस्तित्व में आई। इसके बाद इसके क्या हुआ वो हम लोग धीरे धीरे करके इसमें सब जानते हैं। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कंसल्टेशन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो अस्तित्व रखा गया था वो श्री
TSR सुब्रमण्यम के द्वारा 2016 में रखा गया था और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो 2017 में पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और फाइनली जो इसका रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी MHRD मिनिस्ट्री को 31 मई 2019 के दिन, मतलब 31 मई 2019 के दिन ये MHRD मिनिस्ट्री में जमा किया गया था। तब जाकर ये पॉलिसी को जो है अस्तित्व में लाने के लिए काम शुरू हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर दिए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जब डॉक्यूमेंट जमा हुआ था। तो उसमें जो चीज़ें थी, जो फाउंडेशन थे, मतलब किसी भी चीज़ का एक आधार होता है ना, पिलर्स होता है, तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो पिलर्स थे, जो आधार थे फाउंडेशन के, उसमें किस किस बातों का ध्यान रखा गया था। एक्सेस का ध्यान रखा गया था, क्वालिटी का ध्यान रखा गया था, बराबरी यानी इक्वालिटी का ध्यान रखा गया था, एफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इन सारी बातों का ध्यान रखा गया था। उसके बाद उसमें ये बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम रिसोर्स डेवलपमेंट है यानी MHRD है, उस मिनिस्ट्री का नाम बदल करके अब नया नाम रख दिया जाएगा जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। और इसके अलावा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कंपलसरी प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का जितना भी एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो मेजर रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ करिकुलर एंड, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चों का बचपन से ही ख्याल रखा जाएगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनका एजुकेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। इन सारी बातों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 को जो ड्राफ्ट किया गया था उसमें मेंशन किया गया था। फिर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, स्पेशली फॉर अगर स्कूल की मैं बात करूं तो प्री स्कूल जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है, जिसको शुरुआती शिक्षा बोलते हैं, उसमें एक्टिविटी के लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो बेसिक होता है जिसको रूट लर्निंग बोलते हैं, जड़ की जो सीख बोलते हैं, वो फिर फाउंडेशन लर्निंग के बारे में, न्यूमेरिकल लर्निंग के बारे में सिखाया गया है। पहले जो सिस्टम था 10+2 स्ट्रक्चर, वो अब खत्म हो गया है। अब नया सिस्टम जिस हिसाब से आया है, तो आप देखो इस नोट्स में एक ड्राइंग बनाकर दिखाया गया है कि 5 साल में जो 3 साल तक है यानी अप टू सेकेंड, वहाँ तक आंगनवाड़ी की शिक्षा होगी, 2 साल की प्री स्कूल होगी। फिर दूसरा स्टेज है 3 साल का जो तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए होगा। फिर तीसरा स्टेज है जो 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए होगा और जो चौथा स्टेज है वो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए होगा। इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन स्ट्रीम ले सकते हो 9वीं से 12वीं तक में, जिसमें आप मेजर और माइनर सब्जेक्ट के हिसाब से आप बात कर सकते हो। इसके अलावा जिसको तो मैंने पहले ही बता दिया, स्पोर्ट, स्पेशल एक्टिविटी, जिसको करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोला जाता था, अब वो एक मेन सब्जेक्ट के रूप में उसकी पढ़ाई होगी। और जो सब्जेक्टिव पढ़ाई होती थी उसको अब सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाई ना मानकर प्रैक्टिकली पढ़ाई भी कराई जाएगी। ऐसा लर्निंग बेसिस कराया जाएगा जिससे लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट्स अपने फील्ड में अग्रसर हो सके, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट टैलेंटेड होंगे या जो भी चिल्ड्रन हैं उनको क्या किया दिया जाएगा, स्कूलों में प्रमोट किया जाएगा, या फिर जो एक्सीलेंस से होंगे, जिनके अंदर एक्सीलेंट होगा, या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा और उनके एबिलिटी के ऊपर भी उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। फिर इसमें क्या है, टीचर की भी ग्रेडिंग की जाएगी। जो बैड टीचर होते हैं यानी जो रट्टाफिकेशन की पद्धति अपनाते थे उन टीचर्स को रिमूव किया जाएगा। फिर इसके अलावा जो गुड न्यूज़ यही है, और इसके अलावा जो न्यू टीचर्स होंगे वो टीचर्स को नई नई ट्रेनिंग देकर उनको क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी। जो भी टीचर समय के साथ काम करेगा, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत काम करेगा, वो टीचर टिके रहेंगे। टीचर के लिए भी ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर जो बोर्ड एग्जाम है वो मे बी 2 टाइम्स लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन पर भी ध्यान दिया जाएगा, नॉलेज बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी और रट्टाफिकेशन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पे दिया जाएगा, जो स्टैंडर्ड क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अलग से इंटरेस्ट के बेस पर अलग से प्लम्बर हो गया, म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। इसके अलावा जो भी टैलेंट के बेस पर या इंटरेस्ट के बेस पर जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है वो भी आप कर सकते हो अपने एजुकेशन के बीच में। इन बातों पर एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें इस बातों पर ध्यान दिया गया है। अभी तक की जो शिक्षा होती थी, इस शिक्षा में क्या होता था, बच्चों को बहुत बड़ा बड़ा बैग उठाकर लेके जाना पड़ता था, बैगों में बहुत वजन होते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुकें हुआ करती थी। अब ऐसा हो गया है कि बैग का जो वेटेज है वो लिमिटेड कर दिया गया है और एडिशनल सब्जेक्ट जो हैं रिमूव कर दिए गए हैं। ओनली बेस सब्जेक्ट विल बी देयर, मतलब जो ज़रूरी सब्जेक्ट है, जो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, टेक्निकल है, ऐसे सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मदर टंग यानी मातृभाषा जो है कंपलसरी हो जाएगी अप टू 5वीं क्लास तक के लिए, जो रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा वहाँ पर
पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मदर टंग और नेशनल टंग जो होता है, नेशनल लैंग्वेज, उस पर क्या होगा, भाषा के ऊपर पकड़ ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसके अलावा जो रिपोर्ट होंगे बच्चों को, वो सिर्फ उसके लिए नहीं होंगे जो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाते हैं, बल्कि उन जो अदर एक्टिविटी करते हैं, उनका बिहेवियर होता है, वो सारे चीज़ों को भी उनके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया जाएगा, उनके निगेटिव पॉइंट को भी मेंशन किया जाएगा। और उनका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल जो है वो सिर्फ उनके फ्रेंड्स के रिव्यू के आधार पर या उनके आधार पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ पेरेंट्स के आधार पर, टीचर्स के रिव्यू के आधार पर, उनके रिलेटिव्स के रिव्यूज़ के आधार पर भी उनके जो प्रोग्रेस कार्ड हैं उसमें मेंशन किया जाएगा कि स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएगा और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपने आप को कहीं पर भी किसी भी लेवल पर एक एम्प्लॉयमेंट बना सकता है, ताकि वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना हो। इस तरह से बच्चों पर ध्यान दिए जाने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोशिश की जाएगी। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स के ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो भी टीचर्स होंगे वो नेशनली स्टैंडर्डाइज होंगे, मतलब नेशनल लेवल पे उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर को कैटेगराइज किया जाएगा, टीचर्स के भी रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। फिर इसके अलावा बुक प्रमोशन लाइब्रेरी, एक पॉलिसी में ये बताया गया है कि नेशनल बुक प्रमोशन लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें स्टूडेंट जो हैं थर्ड से लेकर या अप टू थर्ड से लेकर या फोर्थ के आगे के जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ बुक से ही लर्न नहीं कर पाएंगे, रीडिंग नहीं कर पाएंगे, वो डिजिटली लाइब्रेरी का यूज़ करके भी, मतलब अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी वो लोग बुक्स को पढ़ पाएंगे। फिर इसके अलावा टीचर्स को पढ़ाना कैसे है वो सिखाया जाएगा। जैसा कि आपने 3 इडियट मूवी में देखा है, आमिर खान जो है वो कॉलेज के चांसलर को बताता है कि मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि सिखाया कैसे जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू की गई है और स्टूडेंट्स को बुक पढ़ना कैसे है ये भी जो है सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं, मिस्टर के कस्तूरीरंगन है, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था 2019 में, जिसको पास किया गया था, जिस प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई थी, डिफरेंट मल्टीपल रीजन के बारे में बात की गई थी, मल्टीपल ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई थी कि इतने सारे लोगों को शामिल करके, मतलब इसमें छोटे से छोटे शिक्षा से संबंधित लोगों को लेकर बड़े से बड़े शिक्षा से संबंधित लोगों का बातों को ध्यान में रखा गया है, लोगों के सोच को ध्यान में रखा गया है, लोगों ने जो भी सजेशन दिया उन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी जो है अस्तित्व में आई है। ऐसा नहीं है कि किसी का शोषण हुआ है, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अमीरों को ज़्यादा मिल पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मेंशन किया गया है। अभी तक हमने जो भी बात की वो स्कूल के शिक्षा पर बात की, अब बातें हैं कॉलेज की बात पर। तो कॉलेज के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई है उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। इसमें क्या होगा, एकेडमिक मेरिट लिस्ट के ऊपर कॉलेज में एडमिशन होगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या अनदर कंडीशन की वजह से या दूसरे किसी प्रॉब्लम की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अगर आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर 2 साल में आप कॉलेज की पढ़ाई छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 3 साल में आप कॉलेज की पढ़ाई छोड़ते हो तो ग्रेडिंग के बेस पर आपको डिग्री दी जाएगी। अगर लेकिन आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते और पूरे 4 साल में पढ़ाई आप कंप्लीट करते हो तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो, आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो बात की गई है, जो लर्निंग होगी उन लोगों की, वो कम्प्लीटली इसी बेस पर होगी, ग्रेडिंग के बेस पर। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका जो ग्रेडिंग बेस होगा A+A, B+B, इस तरह से उनका ग्रेडिंग बेस किया जाएगा। इस तरह से कॉलेज पे पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि लोगों को जो है परेशान ना होना पड़े, उनके ग्रेडिंग के बेस पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके या फिर उनके सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या फिर डिग्री के बेस पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस बातों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है ताकि युवाओं को समस्या ना हो। बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी में इन बातों को मेंशन किया गया है। इसके अलावा कॉलेज में भी जो है प्रोग्रेस को मेंशन किया गया है कि अगर कॉलेज में जो है ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रोग्रेस पर मेंशन किया गया है कि कॉलेज में जो पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई के साथ साथ आप इंटरेस्ट और हॉबी रिलेटेड भी पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें आप बीच में कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम का लैप्स लेकर आप उस दूसरे जो ट्रेनिंग करना चाहते हो या दूसरा जो एजुकेशन लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम नहीं लेना है, वो एक फिक्स टाइम होता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह से कॉलेज के पढ़ाई को भी मेंशन किया गया है, जिससे क्या हो उनके इम्प्रूव किया जा सके, उनके ग्रेड को B से A पर आया सके, A से A+ पर लाया जा सके, उनके ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा भी सिचुएशन किया गया है। इसके अलावा फिर नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग करके एक
मिशन है, जिस मिशन के फ्यूचर को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसी कोई क्लैरिटी आएगी तो आप लोगों को उस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा किसी ना किसी सोर्स के द्वारा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 सबसे बड़ी बात कही गई है, उसमें शिक्षा के स्टैंडर्ड को पूरे इंडिया भर के लेवल पर सेम कर दिया जाएगा। मीन्स कि एक ही प्रकार की बुक पूरे इंडिया लेवल पर चलेगी, हर स्टेट की अलग अलग बुक नहीं रहेगी, सेंट्रल लेवल पे सारी चीज़ें मैनेज की जाएगी। और एग्ज़ाम जो है वो बेस्ड है क्या लिखा है, रिजर्वेशन, फाइनेंशियल कंडीशन, पॉवर्टी, मतलब ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया। फ़ीस जो है हर जगह इक्वल ही रहेगा और किसी भी तरह से जैसे प्राइवेट स्कूलों का फ़ीस जो है वो अपने मन से अपने फ़ीस को नहीं बढ़ा सकते, वो नेशनल स्टैंडर्ड होगा जो डिसाइड करेगा कि हर स्कूल को इतना फ़ीस रखना है, सारी स्कूल इतनी ही फ़ीस रखेगी और वो पूरे इंडिया लेवल पर फिक्स कर दिया जाएगा, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे कुछ भी हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके जैसे यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इसके साथ इनका वो होगा, ये एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगे जिससे लोगों के रिसर्च के फील्ड में लोगों का क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा फिर एनआरएफ है, ये क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि जो बच्चे हैं वो रिसर्च के क्षेत्र में आगे जा सके। कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल या कॉमर्शियल ऐसे कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, साइंस कॉमर्स फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है तो उसमें एनआरएफ हेल्प करेगा, जिसमें इंडिया जो है उसके साथ जुड़कर काम करेगा ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि जो इंडिया का एजुकेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाया जाएगा, फॉरेन स्टूडेंट्स को फॉरेन भी भेजा जाएगा और इंडिया में एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जाएगा जिस सिस्टम के तहत या जिस सिस्टम के साथ जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जाकर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि भारत की जो संस्कृति है वो पूरे दुनिया भर में बताई जा सकती है, पूरे दुनिया भर में फैलाई जा सकती है। जो एजुकेशन सिस्टम अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाया जा सकता है और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि इकोनॉमी जो है बढ़ेगी और इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे भारत का जो विकासशील है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री बनेगा, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ने की वजह से क्या होता है, मुद्रा जो एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें जीडीपी का सिर्फ 4.43% हिस्सा ही जाता था, अब उसमें जीडीपी का 6% हिस्सा जा रहा है। तो यही जो सॉल्यूशन निकाला गया है, जो एक्स्ट्रा जीडीपी खर्च कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रीज़न है जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। इसीलिए इस तरह की शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी को अस्तित्व में लाया गया। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल रीजनल स्टूडेंट्स इन 8 लैंग्वेज, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी संबंधित कोई भी चीज़ है 8 अलग अलग भाषाओं में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक ऐसा फोरम है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों के एक ग्रुप है जो रिसर्चर्स के रूप में काम करेंगे, मेंटर्स के रूप में काम करेंगे एंड स्टूडेंट्स, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ताकि वो किसी भी तरह का रिसर्च कर सके और नॉलेज और फ्यूचर को और भी बढ़िया बना सके, बेटर कर सके। इसके लिए NETF के साथ भी यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के साथ भी इसका पेचअप किया गया है ताकि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अस्तित्व में आई है उसको और भी ज़्यादा विकसित किया जा सके। इसके अलावा बात आई है इम्प्लीमेंटेशन की कि ये कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 2023 तक इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी मैंने बात की उसको इम्प्लीमेंट होने में लगभग 2030 तक का टाइम लग सकता है। यानी इसका टारगेट है कि 2030-2035 तक जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी में बातें की गई है वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो जाए और इस पॉलिसी के तहत 2 करोड़ तक ऐसे बच्चे जो स्कूलों तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं उन बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक भी बच्चा पढ़े बिना नहीं रहना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अस्तित्व में लाया गया है। एक एक बच्चे को पढ़ाना है वो भी शुरू में ही बता दिया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपलसरी लर्निंग या फिर एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए कर दी जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन लैंग्वेज के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ताकि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के बारे में सीख सके और इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी अपने काम को अंजाम दे सकें। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में अभी अस्तित्व में आई है, इस पॉलिसी में इतनी सारी बातों को मेंशन किया गया है जिन सारी बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की और जितने भी इन्फॉर्मेशन थे ये सारे इन्फॉर्मेशन को जो है रिसर्च किया गया है, एनालिसिस करके मिस्टर दीपक द्विवेदी सर के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिस डॉक्यूमेंट्री को मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। तो इससे आपको उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड वीडियो का पार्ट 1 था और पार्ट 1 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पार्ट 2 जो बनेगा उस पार्ट 2 में आपको इसके बेनिफिट्स और घाटा क्या है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है उसके बारे में डिस्कशन के थ्रू आप लोगों तक बातों को पहुँचाया जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एटलीस्ट
एजुकेशन पॉलिसी का फ़ायदा क्या होने वाला है और क्यों ये इस तरह से रेवोल्यूशनरी साबित होगा, क्रांतिकारी साबित होगा हमारे भारत देश के लिए। सो फाइनली यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट्री सेशन है कंप्लीट होता है। एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी हम लोगों ने शेयर की। ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो। पार्ट 2 के वीडियो में हम इस बात को शेयर करेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मतलब एक डिस्कशन सेशन रहेगा जिसमें काफी चीजें आपको जानने को मिलेगी और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है ये पता चलेगा। इसके अलावा एक जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारा 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार रहा है, हम लोग के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हों और जैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है आप लोगों के लिए फिर एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज आप लोगों को उसी समय बताया जाएगा, क्योंकि सरप्राइज है, बताया तो जा नहीं सकता अभी। वो आपके सामने आएगा, एक नया सीरीज चालू किया जाएगा जिस सीरीज में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद ही आज तक किसी ने किसी को बताई हो। क्योंकि हम लोग इस बात में विश्वास नहीं रखते कि लोगों को एजुकेशन सिर्फ दिया जाए, हम लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना है और इस बात में विश्वास रखते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ लोगों को विजडम देना जरूरी है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अभी स्कूल का कब खुलना है कब नहीं खुलना है कोई डिसीजन फिक्स हुआ नहीं है, तो आप लोग सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, भारत के संविधान की इज्जत करें, भारत के संविधान का सम्मान करें, भारत के जो यूनिफॉर्म सेक्शन के लोग हैं, हमारी भारतीय सेना है उसका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, पानी बचाएं, वृक्ष लगाएं, देश का सम्मान करें, कानून के खिलाफ कोई काम ना करें और आप जो भी कर रहे हैं वो 100% करें, क्योंकि मेहनत का एक भी जर्रा जाया नहीं जाता, उसका आपको एक एक जर्रे का हिसाब मिलता है। इसीलिए आप कोई भी काम करें 100% करें। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।